हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट में इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। दूसरा, जिन भी बच्चों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या फिर जिन बच्चों के पास स्टडी मटेरियल हो सेमेस्टर 5 के लिए, वो भी वो आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं। क्योंकि मैं अब तक स्टडी मटेरियल कंपेयर नहीं कर पा रहा हूं सेमेस्टर 5 का, इसलिए उनके ऊपर अभी वीडियोस नहीं आ रही हैं। और वो भी चलो मैं डालनी शुरू कर दूंगा क्योंकि सिलेबस मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। लेकिन असली में क्या कंटेंट डीओ वाले प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है, वो मेरे पास नहीं आया है। इसलिए जिनके पास स्टडी मटेरियल हो तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, वो आप यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि उससे मेरे को वीडियो बनाने में और ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का जो कंसेप्ट है वो हमारा है लेसन नंबर 11 के इंडिविजुअल डिसीजन के टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में। तो इंडिविजुअल डिसीजन का इंट्रो मैं करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, जहां पर हमने देखा कि इंडिविजुअल डिसीजन होता क्या है, ठीक है, और हमने स्ट्रेटजी को भी समझने की कोशिश करी थी। और आज इस वीडियो में चैप्टर को खत्म कर देंगे क्योंकि कुछ खास था नहीं चैप्टर में, सारे थ्योरेटिकल टॉपिक थे जो आपको याद करने पड़ेंगे एग्जाम से पहले। अब इसमें है क्या, एक तो समझते हैं टाइप्स ऑफ गेम्स होता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ गेम्स के बारे में बात करूं तो एक तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे सीक्वेंशियल एंड साइमल्टेनियस गेम्स। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। बताइए सीक्वेंशियल गेम क्या होता है और ये साइमल्टेनियस गेम्स क्या होते हैं। तो सीक्वेंशियल गेम्स की अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंशियल गेम जो है ना, ये बना हुआ है सीक्वेंस वर्ड से। अब सीक्वेंस वर्ड का मतलब क्या होता है, देखो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज एक के बाद एक हो। ऐसे ही सीक्वेंशियल गेम का मतलब क्या होता है, ऐसे गेम्स जो एक के बाद एक हो। मतलब पहले एक प्लेयर, ठीक है, अपनी टर्न स्टार्ट करेगा, फिर दूसरा प्लेयर, फिर तीसरा, फिर चौथा, ठीक है, इस तरीके से। तो बात है भैया इसका इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, हमने ये तो समझ लिया सीक्वेंशियल गेम क्या होता है। और इसी का उल्टा क्या होता है हमारा साइमल्टेनियस गेम। इसमें क्या होता है कि जो भी प्लेयर होंगे वो एक साथ एडवांटेज लेंगे, एक साथ अपनी टर्न को स्टार्ट कर देंगे, ऐसा होता है। लेकिन अब बात क्या है कि सीक्वेंस गेम में इकोनॉमिक्स का रिलेशन है। और इसके एग्जांपल समझते हैं। देखो मैं सीक्वेंस गेम की बात करूं तो आप लूडो भी ले सकते हो एग्जांपल में, क्योंकि लूडो में क्या होता है, लोग बारी बारी अपनी बारी चलते हैं। लूडो ले लो, चेस ले लो, ये सारे हमारे क्या है, सीक्वेंस वाले गेम्स हैं। लेकिन अगर हम बात करूं साइमल्टेनियस की, तो ऐसे बहुत से गेम है जहां पे क्या नाम है, सारे जो प्लेयर है वो एक साथ खेलना स्टार्ट कर देते हैं, एक साथ ही दौड़ेंगे, एक साथ ही गेम को स्टार्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रेस है, रेस के अंदर क्या होगा, सबके सब प्लेयर जो है वो एक साथ दौड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अब ये बात समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि इसका इकोनॉमी से क्या रिलेशन है और क्यों हम इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं सीक्वेंशियल को कंपेयर करूं इकोनॉमी से, तो होता क्या है, कई बार बात आती है डिसीजंस लेने की। क्या लेने की, डिसीजन लेने की। अब डिसीजन सबको पता है कि क्या होता है, डिसीजन लेने की, वो भी किस चीज के लिए, किसी भी फॉर्म के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। अब जब फॉर्म के लिए हम डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन ये हो सकता है ना कि पहले कोई एक कंपनी ले, बाद में सारी कंपनी उसको फॉलो करे। जैसे आजकल एडवर्टाइजमेंट का चलन चला हुआ है कि सबके सब क्या करते हैं, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करते हैं बड़े लेवल पे, है ना। आजकल तो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं, पहले टीवी पे करते थे, क्योंकि अब टीवी लोगों ने देखना थोड़ा कम कर दिया है, तो टीवी को छोड़ के लोग क्या आ रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ रहे हैं, वहां पे जाके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब मेरी वीडियोस आती है उससे पहले भी एड चलती है, तो वो भी क्या है, वो कंपनी क्यों चलवा रही है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो उनके प्रोडक्ट के या फिर उनके सर्विसेज के बारे में। तो वही सेम काम यहाँ पे है। तो हो सकता है ना ये डिसीजन पहले किसी एक फर्म ने लिया होगा। सपोज करो गाड़ी बनाने वाली कोई एक कंपनी है, उसने पहली बार अपनी गाड़ी एडवर्टाइज करी होगी, तो लोगों ने क्या देखा, मतलब वो जो कंपनी थी, वो जो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने क्या देखा कि भाई जिसने एडवर्टाइजमेंट करी थी उसका मार्केट शेयर बढ़ गया, लोग उसकी कंपनी की गाड़ियां पसंद करने लग गए, उनकी कंपनी गाड़ियों को जानने लग गए। तो लोगों ने देखा कि हमें भी एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सीक्वेंस हुआ यहाँ पे फॉलो। सीक्वेंस क्यों फॉलो हुआ, पहले मान लो किसी फर्म ए ने अपने प्रोडक्ट को क्या किया होगा, एडवर्टाइज किया होगा, फिर कंपनी बी आई, फिर सी आई, फिर डी आई, इस तरीके से मार्केट में और भी जो कंपनी है वो आती चली गई। तो इसे बोलते हैं सीक्वेंशियल डिसीजन, कि सीक्वेंस में डिसीजन लिए गए। लेकिन सबसे फालतू बेनिफिट किसको मिला होगा, ए को, जिसने पहली बार डिसीजन लिया, पहली बार रिस्क लिया। इसे बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि जिसने पहली बार वो चीज कर दी वो क्या ले गया, एडवांटेज ले गया। तो ये चीज, हाँ ये हो सकता है कि थोड़ा सा एडवांटेज इन कंपनी को मिलेगा, लेकिन सबसे फालतू एडवांटेज किसने लिया, ए ने, क्योंकि ए ने पहली बार रिस्क लिया, ए ने पहली बार पैसा लगाया किस चीज में, एडवर्टीजमेंट में, जबकि बाकी लोग उस टाइम पे ऐसा कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अब आता है किस चीज का, साइमल्टेनियस डिसीजंस। अब ऐसे भी तो कंपनीज होती हैं, कई बार क्या होता है कि राइवल जो फर्म्स होती हैं, एक मिनट के लिए मैं वीडियो रोकना चाहूंगा, एक मिनट, चलो आगे देखते हैं। तो मैं किस चीज की बात कर रहा था यहाँ पे, तो सबसे फालतू एडवांटेज मिलेगा किसको, ए को। लेकिन अगर बात करूं यहाँ पे साइमल्टेनियस गेम्स की,
तो कई बार क्या होता है, जो फर्म्स है ना वो मिलकर डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज को लेके। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने एक टाइम पढ़ा था ओलिगोपोली। उसमें क्या होता है, सिर्फ कुछ सेलर्स मिलके अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। लेकिन अब इसकी वजह से हुआ क्या, अब वो थोड़ा समझते हैं। वहां पे कई बार वो क्या करते हैं, कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कार्टेल फॉर्म कर लेते हैं। कार्टेल का मतलब क्या होता है, ग्रुप बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कुछ सेलर्स है ABCD, मतलब एक सेक्टर के अंदर, फॉर एग्जांपल मान लो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, उसके अंदर 4 ही फर्म्स है ABCD। इन चारों ने ग्रुप बना लिया कि हम लोग आपस में ही लड़ेंगे। क्योंकि हम आपस में लड़ेंगे तो फायदा किसको मिलेगा, कंज्यूमर को। तो हम लोग जो भी डिसीजन लेंगे वो क्या करेंगे, आपस में मिलके लेंगे। अब इसे क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, साइमल्टेनियस गेम्स, या फिर कह सकते हो आप साइमल्टेनियस डिसीजंस, यानी कि जब डिसीजंस एक साथ सारी की सारी फर्म्स ले ले, ये होता है हमारा साइमल्टेनियस डिसीजंस। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ गेम, सीक्वेंशियल एंड साइमल्टेनियस गेम्स। ये आपको एग्जाम में डिफाइन करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। ये आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मैंने हेडिंग ली है, इसको मैं डिफाइन कर दूंगा नोट्स के अंदर कि आपको क्या क्या लिखना है, ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। अब जो हमारा बी पार्ट है, वो बी पार्ट में क्या है, टोटल कॉन्फ्लिक्ट एंड कमोडिटी गेम्स। अब ये टोटल कॉन्फ्लिक्ट और कमोडिटी गेम्स क्या है वो समझते हैं। अब देखो, कई बार क्या होता है कि कम्युनिटी नहीं है, ये कम्युनिटी गेम्स है। अब ये कम्युनिटी गेम्स क्या होता है वो समझते थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को बाद में समझेंगे। यानी कि जब सबके सब एक कॉमन डिसीजन ले, एक कॉमन चीज करे, उसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, कम्युनिटी गेम्स। अब ये होता क्या है, अब समझो मेरी बात को। जैसे मान लो बहुत सारी फर्म्स आ चुकी हैं, वो सब सेम टाइप का डिसीजन ले रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, अब बात है गेम से क्या लेना देना है। अब सपोज करो गेम को हम खेलने गए, ठीक है, गेम्स। अब गेम में क्या होता है, अगर मान लो कोई टीम वाला गेम है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इकोनॉमी, उसमें बहुत सारे सेलर्स हैं, वो सब मिला के वो एक डिसीजन ले रहे हैं। यानी कि जो टीम में जो गेम खेल रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, कोऑपरेशन एक दूसरे को, यानी कोऑपरेटिव है, ठीक है, सारे सारे प्लेयर्स। तो क्या होगा, गेम जीतने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, हम गेम को अच्छे तरीके से खेल पाएंगे। तो ये एक बेनिफिट मिलेगा हमें यहाँ पे। लेकिन सपोज करो अगर सारे के सारे प्लेयर जो है वो अपने इंडिविजुअल डिसीजंस ले रहे हैं, क्या गेम जितना मुश्किल नहीं हो जाएगा फिर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा प्लेयर्स के बीच में। यानी कि जब हम क्या बोलते हैं कि कोई भी जो गेम होता है जिसमें टीम खेलते पूरी पूरी, तो उसमें हर एक प्लेयर का अपना क्या होता है, हर एक प्लेयर का अपना योगदान होता है। यानी कि हर एक प्लेयर अपनी अपनी जो स्किल्स है वो प्ले करता है उस गेम को जीतने के लिए। लेकिन अगर वो अपने हिसाब से डिसीजन लेना शुरू कर दे तो उस चीज की दिक्कत किसको आती है, टीम को, कि पूरी की पूरी टीम हारेगी फिर वो। तो इसे बोलते हैं यहाँ पे कम्युनिटी गेम्स या फिर टोटल कॉन्फ्लिक्ट। कि अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फिर सबके सब अपने आप में ही लगे रहेंगे कि भाई मान लो कोई फुटबॉल की टीम खेलने गई, सबके सब चाहते हैं कि भाई हम तो रोनाल्डो, हम ही रोनाल्डो है, हम ही मेसी है, हम ही गोल करेंगे। अब पता है किसी को पास नहीं करा, गोल के पास लेके गोल छीन लिया आपसे। तो क्योंकि वहां पे स्ट्रेटेजी बना के खेलना पड़ता है, इसे बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट पैदा करना। लेकिन अगर वो वहीं पे कोऑपरेशन दिखाएंगे कि भाई मैं अगर बॉल ले भी आया तो क्या फर्क पड़ता है, अगर सामने वाला अच्छी पोजीशन में है, वो मेरे से ज्यादा बेटर है गोल करने के लिए, मैं उसे पास जरूर करूंगा। इस तरीके से क्या होगा, जो गेम है वो जितने चांसेस बढ़ जाएंगे। और यही काम जो है वो इकोनॉमी में फर्म्स करती हैं। अब फर्म्स क्या करती हैं, जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, या तो वो कोऑपरेट करेगी दूसरे से कि आपस में ही लड़ेंगे, आपस में हम डिसीजंस एक साथ लेंगे ताकि नुकसान किसका हो, कंज्यूमर का हो, एक कंज्यूमर को बेनिफिट नहीं पहुंचने देंगे फालतू का। लेकिन अगर वो आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे से प्राइस वॉर करते रहेंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा फर्म्स के बीच में। और इसका बेनिफिट किसको मिलता है, हमेशा कंज्यूमर को। क्यों, क्योंकि वो प्राइस को लेकर लड़ेंगे, फीचर्स को लेकर लड़ेंगे, तो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, उसे कम से कम प्राइस में बेटर से बेटर फीचर मिल सकते हैं। अब इसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे सी पार्ट। अब ये सी पार्ट क्या है वो देखते हैं। तुमने 2 तरह गेम और देख लिए। सी पार्ट में है वन टाइम एंड रिपीटेड गेम, सी भी आसान है। अब ये वन टाइम और रिपीटेड गेम्स क्या होता है वो देखते हैं एक बार। तो 4 तरह की गेम है ये। अब वन टाइम और रिपीटेड गेम्स का मतलब, अब देखो वन टाइम का मतलब क्या है कि एक बार आपने प्ले कर दिया और छोड़ दिया, मतलब एक ही बार खेलना था आपको गेम, बार बार नहीं खेलना, उसे हम क्या बोलते हैं, वन टाइम गेम। लेकिन अब एक बात क्या आती है रिपीटेड गेम्स की। अब ये रिपीटेड गेम्स क्या होते हैं, ऐसे गेम, ठीक है, जो हमें बार बार खेलने होते हैं। अब अगर मान लो वन टाइम की बात करूं, तो वन टाइम में क्या होगा कि अगर आपको एक बार प्ले करना है वो गेम, तो आप उसमें अपनी स्किल परफॉर्म कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो गेम आपको एक ही बार खेलना है। आप उस एक ही बार उसे या तो जीतोगे या फिर एक ही बार में क्या करोगे, उसे हारोगे। लेकिन अब होगा क्या, जब हम बात करते हैं रिपीटेड गेम्स की, यानी कि सपोज करो अब रिपीटेड, अब यहाँ पे ध्यान रखना गेम्स का, यहाँ पे एक चीज का मतलब रखना यहाँ पे गेम से, वो है डिसीजंस।
गेम्स तो हम बात करें सिर्फ एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे, लेकिन डिसीजन का मतलब क्या होगा कि जब एक फर्म ऐसे परफॉर्म करे तो कैसे कैसे डिसीजन लेती है। लेकिन अगर वन टाइम की बात आई तो वन टाइम में क्या होगा, इसका मतलब है कि कोई डिसीजन तो सिर्फ एक ही बार लिया गया है, उसे बार बार नहीं लेना पड़ेगा। सपोज करो कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करनी है, वो सिर्फ एक ही बार की गई है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब बात यह आई कि अगर मुझे कोई भी काम बार बार करना है, ठीक है, तो उस चीज में क्या होगा, मुझे अपनी स्किल्स को मेंटेन रखना पड़ेगा। अब सपोज करो मुझे कोई रेस बार बार भागनी है, ठीक है, और मैं अपने स्टेमिना को बिल्डअप कर ही नहीं रहा, ठीक है, मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा, तो क्या मैं बार बार ऐसा खेल पाऊंगा? नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि वन टाइम में तो एक बार है कि भाई अगर आप हार गए तो आप बाहर हो गए, क्योंकि खेलना ही एक ही बार था, दोबारा आपको मौका मिलेगा नहीं खेलने का। लेकिन रिपीटेड गेम में क्या होता है कि अगर आप बेटर परफॉर्म करते रहोगे तब तक तो आप टीम का हिस्सा बने रहोगे, लेकिन जैसे आप बेटर परफॉर्म करना बंद कर दोगे आप क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। सेम काम फर्म के साथ होता है। अगर फर्म को कोई डिसीजन बार बार लेना पड़ता है अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी सर्विसेज को लेके, तो अगर वो डिसीजन को बेटर तरीके से ले पा रही है तो वो क्या होगा, बार बार मार्केट में टिकी रहेगी। लेकिन जैसे ही डिसीजन उसने खराब लेने शुरू कर दिए वो मार्केट से बाहर करती जाएगी। और ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो मार्केट से बाहर हुई हैं सिर्फ किस बात के लिए, क्योंकि वो अपने पुराने आइडियाज पे, ठीक है, पुरानी चीजों पे अड़े हुए थे। और इसमें एग्जांपल की जरूरत नहीं है, आप सपोज करो नोकिया का एग्जांपल ले लो। अब नोकिया कोई कंपनी थी और मेरे हिसाब से नोकिया उस टाइम पे बेस्ट कंपनी थी फोन्स के लिए, पर कैसे फोन के लिए, कीपैड फोन्स के लिए। लेकिन अब सबको फ्यूचर दिख रहा था कि फ्यूचर जो है वो कीपैड वाले फोन से स्मार्टफोन पे शिफ्ट हो रहा है, लेकिन नोकिया बेचारा अभी भी लगा हुआ था कीपैड के फोन बनाने पे जो लोग यूज ही नहीं करना चाह रहे थे, और आज कोई नहीं जानता इसको मार्केट में। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। अब आगे हमारे पास क्या आता है, डी ऑप्शन। अब डी ऑप्शन क्या है वो समझते हैं। डी ऑप्शन है असिमेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्मेशन गेम्स। ये वर्ड को क्या हो गया, छोड़ देगा मैंने, हाँ, असिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक फॉर्मेशन गेम्स। अब ये समझते हैं असिमेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्मेशन गेम्स क्या होते हैं। पहले समझते हैं सिमेट्रिक फॉर्मेशन गेम्स क्या है। अब इसका मतलब ये है कि जब आपको गेम की पूरी प्रॉपर क्या है, नॉलेज है, ठीक है, या तो आप हारोगे या फिर आप जीतोगे, क्योंकि यही होता है। अब असिमेट्रिक में क्या है कि आपको गेम की प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, प्रॉपर स्किल है, प्रॉपर नॉलेज है, और आपको पता है प्ले कैसे करना है, आप सारे रूल्स को जानते हो, आपको सारी स्ट्रेटेजीज पता है जिसको लेके आप प्ले कर सकते हो। लेकिन असिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे गेम्स, कुछ ऐसे डिसीजन जो आपको लेने पड़ जाए अपनी जिंदगी में, ठीक है, लेकिन उनके बारे में आपको कोई भी नॉलेज ना हो। तो ऐसे में होता क्या है, अगर मान लो कोई भी सिमेट्रिक टाइप की गेम है या फिर सिमेट्रिक टाइप की आपको डिसीजन लेने हैं, तो अब क्या होगा, आपके पास प्रॉपर नॉलेज है तो आप डिसीजन भी क्या लोगे, बेटर लोगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, असिमेट्रिक गेम आप खेल रहे हो, तो इसमें आपके हारने के चांस बढ़ जाते हैं और आपका डिसीजन फेल पूरे तरीके से हो सकता है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम्स, जिसके मात्र दो मेथड है, एक है मैट्रिक्स फॉर्म, दूसरा है एक्सटेंसिव फॉर्म। अब कईयों को मैट्रिक्स फॉर्म नहीं पता होगी, मैं बता देता हूं क्या होती है मैट्रिक्स फॉर्म। जिन लोगों ने मैट्रिक्स वर्ड आज तक जिंदगी में नहीं सुना, तो ये वर्ड जिन्होंने 12वीं मैथ पढ़ी होगी उन्होंने जरूर सुना होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी 12वीं मैथ कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा देता हूं। मैट्रिक्स नाम का चैप्टर होता था एक। मैट्रिक्स का मतलब पता है क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट डाल दो, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल दूं 2 4 6 8, तो हमारे क्या बन गए, यहाँ पे मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, 2 4 6 8 की, जिसमें ये काम करते हैं रो की तरह। इसको हम बोलते हैं R1, यानी कि रो 1, ये हमारा बनेगा रो 2, यानी कि जो हमारी है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रोज, ठीक है, और जो हमारे वर्टिकल लाइंस हम क्या बोलते हैं, कॉलम, C1 और C2। तो बस इतना ही सफिशिएंट था इस चैप्टर के हिसाब से, कोई ज्यादा मैथ के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, मैट्रिक्स फॉर्म। तो जब भी हम किसी भी स्ट्रेटजी को मैट्रिक्स फॉर्म में रखते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम का एक तरीका, कि भाई आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कोई भी स्ट्रेटजी बना दी तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ये एक फॉर्म हो गई। दूसरी हमारी फॉर्म होती है एक्सटेंसिव फॉर्म। एक्सटेंसिव फॉर्म में क्या होता है, जहां पे हम क्या करके दिखाते हैं, ट्री डायग्राम बना के दिखाते हैं। इसको हम क्या होता है, क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव फॉर्म, जो हम इस तरीके से दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो प्लेयर 1 है, प्लेयर 1 के पास दो स्ट्रेटेजी है, या तो वो स्ट्रेटेजी 1 प्ले करेगा या वो स्ट्रेटेजी बी प्ले करेगा। प्लेयर 2 इसके पास भी वही दो ऑप्शन है, या तो वो स्ट्रेटेजी 1 परफॉर्म करेगा या स्ट्रेटेजी बी परफॉर्म करेगा। वही सेम स्ट्रेटेजी क्या नाम है, प्लेयर 2 के साथ यहाँ भी है, स्ट्रेटेजी ए परफॉर्म करेगा या बी परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका मतलब देखो, अब यहाँ पे देखो, प्लेयर 1 ने ए परफॉर्म करी, प्लेयर 2 ने भी ए स्ट्रेटेजी परफॉर्म करी, हो सकता है, मतलब केस कौन को समझ सकते हैं वो सिखा रहा हूं मैं सीधा। देखो इसको मिटा देता हूं पहले मैं, यहां से फिर दिखाता हूं आपको। देखो हो ये सकता है कि प्लेयर ए ने भी 1 स्ट्रेटेजी परफॉर्म करी हो, ठीक है, और हमारा प्लेयर 2 ने भी, प्लेयर 1 ने ए, प्लेयर 2 ने भी ए परफॉर्म करी हो। अब ये हो गया एक केस। एक केस ये हो सकता है प्लेयर 1 ने ए परफॉर्म करी हो और प्लेयर 2 ने बी परफॉर्म करी हो, ये हो सकता है।
अब एक क्या हो सकता है, प्लेयर 2 ने ए परफॉर्म करी हो, ठीक है, प्लेयर 2 ने ए परफॉर्म करी हो और प्लेयर 1 ने बी परफॉर्म करी हो, ये हो सकता है। अब इसे आगे पीछे कर लेना, मतलब प्लेयर 1 को आगे लिया ना और प्लेयर 2 को पीछे भेज देना, ये चीज कर लेना बस। यहाँ पे अगर मैं ही कर देता हूँ, यहाँ पे 1 आ गया, प्लेयर 1 ने बी परफॉर्म करी अब की बार और प्लेयर 2 ने ए परफॉर्म करी अब की बार, तो ये एक हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है इसी के अंदर क्या, कि प्लेयर 2 ने भी ए परफॉर्म करी और प्लेयर, एक मिनट, प्लेयर 1 ने भी बी परफॉर्म करी और प्लेयर 2 ने भी बी परफॉर्म करी, ये हो गया। तो ये 4 केस बनेंगे। तो यहाँ पे देखो, प्लेयर 1 ने भी ए, 2 ने भी ए, प्लेयर 1 ने ए, प्लेयर 2 ने बी, इसका उल्टा कर दिया, प्लेयर 1 ने बी परफॉर्म करी, प्लेयर 2 ने ए स्ट्रेटेजी परफॉर्म करी, यहाँ पे दोनों ने बी परफॉर्म करी है। तो इस तरीके से स्ट्रेटेजी क्या क्या बन गई, ये केसेस। और जब ये केसेस को हम इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई ये रे दो, ये रे दो, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्री डायग्राम से हमने क्या दिखाया है, स्ट्रेटेजी को दिखाया, इसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्सटेंसिव फॉर्म। तो ये हमारा एक और मेथड था क्या दिखाने का, स्ट्रेटेजी को शो करने का। तो ये था हमारा आज का सेशन, जहां पे हमने देख लिया कि जो इंडिविजुअल डिसीजन है उसमें टाइप्स ऑफ गेम क्या होते हैं। उम्मीद आपको चारों समझ में आ गए होंगे, और इन चारों को आपको डीप में लिखना पड़ेगा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है वैसे आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है, कम से कम एक एक पैराग्राफ, अगर ये क्वेश्चन आता है तो। और इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डायरेक्टली टाइप्स ऑफ गेम्स में सारे टाइप्स ऑफ गेम्स पूछ सकता है। फिर हो सकता है कि अगर उसे कम पूछने हैं तो इनमें से कुछ वो चारों में से सारे ना पूछे, एक या दो पूछ ले। और ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेम्स। तो यहां तक हमारा हो गया वाला चैप्टर कंप्लीट। अब हम बात करेंगे इस सीरीज के लास्ट चैप्टर की, जो मैं आने वाली 2 वीडियोस में फिनिश कर दूंगा। आसान चैप्टर, वो भी थ्योरेटिकल है पूरा का पूरा, इकोनॉमिक्स से थोड़ा कम रिलेशन है, वैसे इंडिविजुअल डिसीजन के बारे में ही है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नए कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि नए लेसन के ऊपर। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके और भी डीप कंसेप्ट्स के बारे में। अब जिसको जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।